Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I welcome all of you in lecture number 6. So lecture number 6 को start करने से पहले I would request everybody to recite Durood Sharif one time please. So after reciting the Durood Sharif, let's start the lecture number 6. Lecture number 6 जो है वो basically parts of speech के review के बारे में. Parts of speech को मैंने quick review दिया है उन तमाम लोगों के लिए जो के पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिकॉल करना चाहते हैं या जिन्होंने आज तक पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं पढ़ा, तो इस लेक्चर के ज़रिए वो इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या और उनका फंक्शन क्या है। लेकिन अगर स्टार्टिंग 5 वीडियोस किसी ने नहीं देखी, सो आई वुड रिकमेंड कि पहले 5 लेक्चर्स को देखें, देन इस लेक्चर को देखें, ताकि कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक ना हो और आप इजीली उसको समझ सकें। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 6। मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश मैंने बताया कि 2 किस्म के मेथड होते हैं, जीटीएम और सीएलटी। जीटीएम प्योर ग्रामर बेस्ड होता है और सीएलटी प्योर स्पोकन बेस्ड होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने उसको सीएलटी मेथड के ज़रिए यानी एक क्विक रिव्यू दिया है। बहुत डिटेल्ड के अंदर जो है वो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन नहीं किया। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए होगा जिनके अंदर सारे मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का रूल्स एंड रेगुलेशन बताऊंगा। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक रिव्यू है कि जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नहीं भी पता तो वो वीडियो ये देख के एक आइडिया ले सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, और जिनको ऑलरेडी पता है तो उनका वो कंप्लीट रिव्यू हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 टुडे। पहली चीज़, पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या चीज़। बेसिकली स्पीच कहते हैं बोलचाल को, पार्ट्स बोलते हैं उसके हिस्से को। तो ये तमाम हिस्से मिला के हमारी इंग्लिश बनाते हैं एंड इट इज़ सेड टू बी द बैकबोन। हमने पढ़ा था ग्रामर क्या है, इंग्लिश की बैकबोन है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो ग्रामर के बैकबोन कहलाते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। इंग्लिश के अंदर अप्रॉक्स 800,000 वर्ड्स हैं। अप्रॉक्स है, इसको एग्जैक्ट फिगर कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन विकेबलरी के तौर पे ये अराउंड 800,000 वर्ड्स हैं जो नॉर्मली बेसिस पे हम इस्तेमाल करते हैं। इन 800,000 वर्ड्स की क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखिए 800,000 वर्ड्स जो हैं इनके अंदर कुछ नाम भी होंगे, कुछ नामों की जगह पे इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ भी होंगे, कुछ एक्शन परफॉर्म करने वाले भी होंगे, कुछ खासियत को बयान करने वाले भी होंगे। तो इन तमाम को उनकी खासियत के मुताबिक अलग अलग कर देने को क्लासिफिकेशन बोलते हैं, और इन तमाम वर्ड्स के क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द पिलर्स ऑफ इंग्लिश। जैसा कि अभी मैंने कहा कि बैकबोन है ग्रामर के, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं पिलर्स ऑफ इंग्लिश। अगर आप एक बिल्डिंग देखें तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए पिलर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसकी बुनियाद के लिए पिलर्स ज़रूरी होते हैं। जितने स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं उतनी ज़्यादा आप फ्लोर्स बना सकते हैं। सिमिलरली जितने स्ट्रॉन्ग आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे उतनी अच्छी आपकी स्पोकन इंग्लिश होगी। आपको पता होगा कि कहाँ पे किसका क्या इस्तेमाल करना है, उतनी अच्छे अंदाज से आप स्पीकिंग को कर सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिकली ये खासियत है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बिलोंग्स टू थ्योरेटिकल ग्रामर। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ताल्लुक है थ्योरेटिकल ग्रामर से। मैंने बताया था कि ग्रामर की 3 किस्में होती हैं, थ्योरेटिकल ग्रामर, प्रैक्टिकल ग्रामर और जनरल ग्रामर। अब ये थ्योरेटिकल ग्रामर क्या है, आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन इट अगेन, क्योंकि डिटेल्ड आंसर मैं लेक्चर नंबर 1 में दे चुका हूँ। जिन्होंने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, सो आई वुड रिकमेंड कि आप लेक्चर 1 देखें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि थ्योरेटिकल ग्रामर क्या चीज़ है। और अभी तक जिसने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो वो प्रीवियस लेक्चर्स देखने के बाद इस लेक्चर को देखें, ताकि जो कंटिन्यूटी चल रही है वो इजीली समझ में आ जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश के अंदर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उनमें पहला कौन सा है, पहला कहलाता है नाउन। नाउन का मतलब इस्म। इस्म क्या होता है, एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। बुकिश डेफिनेशन, किताबों में पढ़ाई जाने वाली, जो छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हैं, वो डेफिनेशन क्या है, एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। और मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कहा भी था कि एनीथिंग विच इज़ अराउंड अस इज कॉल्ड नाउन। हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो सारी चीज़ें क्या है, नाउन है, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है और उस नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो बेसिकली हम अपने सराउंडिंग के अंदर नाउन के अंदर घिरे हुए हैं, तो हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है, उसके नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। इवन कि आप अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को भी देखें तो जितने पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं वो सारे भी क्या हैं,
नाउन है। तो हमारे सराउंडिंग के अंदर जितनी चीजें हैं दैट कम्स इन नाउन। नाउन की एग्जांपल क्या है? अली सिट्स ऑन चेयर, अली जो है वो चेयर पर बैठते हैं। अब इसके अंदर नाउन क्या है? इसके अंदर अली भी नाम है और चेयर भी नाउन है। तो अली चेयर पे बैठते हैं, अली भी एक नाउन हो गया, कहाँ बैठते हैं? चेयर भी एक नाउन हो गया। तो देखें 4 वर्ड्स के एक सेंटेंस के अंदर हमें 2 नाउन मिल गए। तो नाउन इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर हमारे सराउंडिंग के अंदर मौजूद होते हैं। आयशा किल्ड अ स्नेक, आयशा ने एक स्नेक को मारा। मैं यहाँ पे टेंसेस में नहीं जा रहा कि प्रेजेंट में बना रहा हूँ, पास्ट में बना रहा हूँ, मैं सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करूंगा। अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर नाउन क्या है? आयशा भी नाउन है और स्नेक भी नाउन है। अब आयशा एक नाउन, स्नेक एक नाउन। अगेन मैं उसकी काइंड्स में नहीं जा रहा कि कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए, उसमें मैं डिटेल में नाउन की काइंड्स को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच इन योर एंटायर लाइफ किसी से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जो भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखेगा उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैं ऐड करूंगा। आज की क्विक रिव्यू के तौर पे ये लेक्चर है कि सबको रिकॉल हो जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैं काइंड्स में नहीं जा रहा कि कॉमन कौन सा है, प्रॉपर कौन सा है, काउंटेबल क्या होते हैं, अनकाउंटेबल क्या होते हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नाउन क्या होते हैं। तो अली भी नाउन हो गया, चेयर भी नाउन हो गया, आयशा भी नाउन हो गया एंड स्नेक भी नाउन हो गया। सो नाउन क्या है? हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। नाउन के बारे में मैंने बताया था कि आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये मैंने लेक्चर नंबर 3 में कवर किया था कि नाउन को हम कैसे पहचानेंगे। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जिन्होंने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा सो आई वुड रिकमेंड कि नाउन के आइडेंटिफिकेशन को समझने के लिए आप लेक्चर नंबर 3 देखें तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि कहीं पे किसी भी बुक से हम नाउन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से नाउन है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, एक ऐसा लफ्ज जो कि इस्म की जगह पर इस्तेमाल हो तो वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। देखिए इस्म की जगह पे लफ्ज क्यों इस्तेमाल होता है? इंसान की एक फितरत है, वो फितरत क्या है कि इंसान बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करके बोर हो जाता है। तो उसने क्या किया? उसने प्रोनाउन को ईजाद किया ताकि उसको एक नाम बार बार ना बोलना पड़े। तो प्रोनाउन का काम क्या होता है? प्रोनाउन नाउन की रिपीटेशन को रोकते हैं ताकि हमें नाउन को बार बार इस्तेमाल ना करना पड़े। प्रोनाउन होते कितने? बेसिकली देयर आर 7 प्रोनाउंस। वो कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी। 7 से ज्यादा भी होते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आज के लिए क्या है कि 7 प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से? आई, वी, यू, दे, ही, शी। आई जो इंसान बात कर रहा होता है, एक इंसान, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और अगर एक से ज्यादा लोग बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? वी इस्तेमाल होगा। और जिससे बात कर रहे हैं सामने वाला, वो चाहे एक इंसान हो या एक से ज्यादा हो, उनके लिए हम यू इस्तेमाल करते हैं। और जिसके बारे में बात करते हैं वो अगर यहाँ पे मौजूद ना हो और एक से ज्यादा हो तो उनके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? दे इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी एक मेल के बारे में बात हो रही है तो उनके लिए ही इस्तेमाल करेंगे। किसी फीमेल के बारे में बात हो रही है तो शी इस्तेमाल करेंगे। किसी भी बेजान चीज वगैरह के बारे में बात हो रही है तो इट इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर हम सेम एग्जाम्पल लें कि अली सिट्स ऑन चेयर, अब इसका हमें प्रोनाउन बनाना है तो प्रोनाउन क्या बनाएगा? ही सिट्स ऑन चेयर। अब अगर चेयर का प्रोनाउन बनाएंगे तो वो इट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ही सिट्स ऑन इट। लेकिन अभी हमने सिर्फ अली का प्रोनाउन बनाया तो क्या बनाया? ही सिट्स ऑन चेयर। तो इसका मतलब प्रोनाउन क्या हुआ? अली मेल है तो उनके लिए ही इस्तेमाल हो गया। सिमिलरली सेम एग्जांपल है समझने के लिए, आयशा किल्ड अ स्नेक, तो आयशा की जगह हम क्या लगा देंगे? आयशा फीमेल है तो उनके लिए शी लगाएंगे, तो शी किल्ड अ स्नेक। तो प्रोनाउन क्या हो गया? शी हो गया। सो प्रोनाउन कोई भी एक ऐसा लफ्ज जो कि नाउन को रिप्लेस कर देता है, नाउन की जगह उसके प्रोनाउन इस्तेमाल हो जाता है, सिर्फ किस लिए? ताकि नाम को हमें बार बार इस्तेमाल ना करना पड़े और हमारी स्पीकिंग या जो राइटिंग है वो अच्छी लगे और खूबसूरत लगे और इंसान देखने में, सुनने में और पढ़ने में बोर ना हो। सिर्फ नाउन का ये काम होता है। नेक्स्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एनी वर्ड tells anything about noun or pronoun is called adjective. ऐसा लफ्ज जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। आई यूज अ वर्ड कुछ भी, दैट कैन बी
क्वालिटी, क्वालिटी गुड भी होती है और बैड भी होती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि एडजेक्टिव सिर्फ अच्छी खासियत के बारे में बताता है, ऐसा नहीं है। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। एडजेक्टिव क्या होंगे? जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए। एनी क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन है या प्रोनाउन उसकी कोई ना कोई खासियत जरूर होगी। वो खासियत पॉजिटिव भी हो सकती है, वो खासियत नेगेटिव भी हो सकती है। उस खासियत को जो चीज बताती है वो क्या होता है? नाउन होता है। अगर हम एग्जाम्पल लें, अली सिट्स ऑन चेयर, सेम एग्जाम्पल को ही हम कंटिन्यू करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो। अली सिट्स ऑन चेयर, इसका प्रोनाउन बनाया था तो क्या बन गया था? ही सिट्स ऑन चेयर। अब इसका एडजेक्टिव बनाना है तो एडजेक्टिव में हम क्या करेंगे? यंगर अली सिट्स ऑन अ स्मॉल चेयर। अब देखें, अली के साथ मैंने उसकी खासियत लगा दी यंगर, छोटा अली। सिट्स ऑन अ, बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं? वहां पे चेयर था, चेयर के साथ उसकी खासियत मैंने लगा दी, वो क्या है? स्मॉल चेयर। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या बन गया? यंगर भी एडजेक्टिव बन गया और स्मॉल भी एडजेक्टिव बन गया। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, आयशा किल्ड अ स्नेक, इसका एडजेक्टिव हमने बनाना है तो एडजेक्टिव कैसे बनेगा? ब्रेव आयशा किल्ड अ डेंजरस स्नेक। देखिए, आयशा के साथ हमने क्या लगा दिया? उनकी खासियत लगा दी ब्रेव, और स्नेक के साथ हमने उसकी खासियत लगा दी कि खतरनाक सांप था। तो इसके अंदर एडजेक्टिव क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया ब्रेव एंड डेंजरस। तो इसका मतलब जो भी चीज नाउन के बारे में कुछ भी बता रही है वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अगेन, ये वीडियो सिर्फ रिव्यू से रिलेटेड है तो मैं इसके अंदर इसकी काइंड्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि एडजेक्टिव की कितनी काइंड्स होती हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा डिटेल्ड लेक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एडजेक्टिव की बेसिकली काइंड्स कितनी होती हैं। देन एडजेक्टिव के बारे में मैंने एक डिटेल बताई थी कि एडजेक्टिव को हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं इन लेक्चर नंबर 4। जिस किसी को भी एडजेक्टिव की काइंड्स समझनी है वो मेरा लेक्चर नंबर 4 देख सकता है। उस लेक्चर नंबर 4 के अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि एडजेक्टिव्स को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कहीं पे भी अगर हम पढ़ना चाहें तो। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वर्ब। वर्ब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ब क्या होता है? एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। कोई भी अमल होगा वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। जब से इंसान इस दुनिया में आया है और जब तक कि वो इस दुनिया में रहेगा वो कोई ना कोई एक्शन जरूर करेगा। आप सो भी रहे होते हैं तब भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप सांस ले रहे हैं, तो इसका मतलब जब इंसान इस दुनिया से जाता है तभी वो एक्शन करना बंद करता है, वरना हर इंसान पैदा होने से मरने तक कोई ना कोई एक्शन जरूर परफॉर्म कर रहा होता है। नाउन और प्रोनाउन परफॉर्म्स एक्शन। अभी हमने क्या पढ़ा कि नाउन कोई भी नाम होता है, प्रोनाउन उसको रिप्लेस करता है, और वही नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई खासियत बताए वो एडजेक्टिव होता है, और वही नाउन और प्रोनाउन कोई अमल करे तो वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है, एक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल क्या होती है? अली सिट्स ऑन चेयर, सेम एग्जाम्पल। अब इसके अंदर वर्ब क्या है? सिट्स। सिमिलरली आयशा किल्ड अ स्नेक, इसके अंदर वर्ब क्या हो गया? किल्ड हो गया। मैंने लेक्चर नंबर 5 के अंदर एक्सप्लेन किया था कि वर्ब को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। वो डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था कि किसी भी लफ्ज के आखिर में ना आएगा तो वो वर्ब कहलाएगा। लाइक सिट बैठना, किल्ड मारना, ड्रिंक पीना, राइट लिखना, बुक किताब। तो इसके अंदर ना नहीं आया तो ये वर्ब नहीं है, और जिसके आखिर में ना आ रहा है वो सारे क्या है? वर्ब है। तो लेक्चर नंबर 5 के अंदर आप डिटेल में इसकी आइडेंटिफिकेशन को देख सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एनी वर्ड टेल्स एनीथिंग अबाउट वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। कोई भी लफ्ज जो कि वर्ब के बारे में बताए वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। एनी क्वालिटी ऑफ वर्ब, अभी देखिए हमने पीछे पढ़ा था कि एनी क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, और एनी क्वालिटी ऑफ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब होता है। दोनों में फर्क क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बयान करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है, और जो वर्ब की खासियत को बयान करता है वो एडवर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, शी सिट्स क्वाइटली। अब सिट्स के साथ हमने क्या लिख दिया? क्वाइटली। क्वाइटली क्या है? कि वो अली जो है वो खामोश बैठता है, खामोशी से बैठता है। तो क्वाइटली वर्ब के बारे में बता रहा है तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। आयशा किल्ड ब्रेवली, हमने एग्जांपल देखी थी, आयशा किल्ड अ स्नेक। अगर ये जुमला हो जाए आयशा किल्ड ब्रेवली अ स्नेक
तो कैसे मारा, ब्रेवली किसके बारे में बता रहा है, मारने के बारे में बता रहा है, मतलब एक्शन के बारे में बता रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एडवर्ब। सिमिलरली आई रॉट लेटर वंडरफुली, वंडरफुली किसके बारे में बता रहा है, लिखने के बारे में, कि मैंने कैसे लिखा, बहुत अच्छे अंदाज में लिखा, तो वंडरफुली क्या हो जाएगा, वंडरफुली भी एडवर्ब। तो हर वो चीज जो वर्ब के बारे में बताए वो क्या कहलाती है, एडवर्ब कहलाती है। डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में कि एडजेक्टिव क्या और एडवर्ब क्या है। एडजेक्टिव क्या होता है, इट टेल्स अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, वो एडजेक्टिव है। एडवर्ब क्या होता है, इट टेल्स अबाउट वर्ब, ये वर्ब के बारे में बताता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें दोनों की कंपेयर करके तो हमें ज़्यादा अच्छे अंदाज में समझ में आएगा। शी इज़ अ नाइस गर्ल, शी इज़ अ नाइस गर्ल का मतलब क्या है, नाइस किसके बारे में बता रहा है, गर्ल के बारे में। गर्ल क्या है, नाउन है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो गया। जबकि शी इज टॉकिंग नाइसली टू मी, यहाँ पे नाइसली किसके बारे में बता रहा है, बोलने के बारे में। वहां पे लड़की के बारे में बता रहा है कि वो एक अच्छी लड़की है, और नाइसली किसके बारे में बता रहे हैं कि वो बोलती कैसा है, नाइसली बोलती है। इसी तरीके से दे आर पोलाइट स्टूडेंट्स, पोलाइट किसके बारे में बता रहा है, स्टूडेंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है। इसी का एडवर्ब अगर हम बनाना चाहें तो क्या बनेगा, दे आर टॉकिंग पोलाइटली टू मी, कि वो कैसे बात कर रहे हैं, शाइस्तगी के साथ, पोलाइटली। तो यहाँ पे पोलाइटली वर्ब के बारे में बता रहे हैं, टॉकिंग के बारे में, तो इसका मतलब ये एडवर्ब हो गया। इसी तरीके से आई एम अ क्विक बॉय, अब क्विक क्या है, बॉय के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या बन गया, नाउन बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया। और आई एम टीचिंग क्विकली, अब यहाँ पे क्विकली किसके बारे में बता रहे हैं, टीचिंग के बारे में। अब क्विकली टीचिंग के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है, जो भी चीज नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगी वो एडजेक्टिव कहलाएगी, और जो भी चीज वर्ब के बारे में बताएगी वो एडवर्ब कहलाएगी। हाउ टू रिमेंबर, स्टूडेंट हमेशा भूल जाते हैं कि इसको याद कैसे रखना है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को इसको याद करने का बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ कि वर्ड एडवर्ब को याद कर लीजिए। देखिए वर्ड एडवर्ब जो है वो कॉम्बिनेशन दो वर्ड्स का, एड और वर्ब। इसके अंदर देखें वर्ड वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो अगर कहीं पे भी आप कंफ्यूज हो तो आप एक वर्ड याद रख लें कि एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब में वर्ड वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो वर्ब का मतलब क्या हुआ, ऐसी चीज जो वर्ब के बारे में बताएगी। तो एडजेक्टिव उसका अपोजिट हो जाएगा। जब एडवर्ब वर्ब के बारे में बता रहे हैं तो अपोजिट क्या हुआ, नाउन और प्रोनाउन, तो उसके बारे में जो चीज बताएगी वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। दोनों को याद करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, एक को याद कर लेंगे तो दूसरा उसका अपोजिट है। इस तरीके से आप दोनों को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर हम और एग्जांपल्स देखें इसकी डिफरेंस की, तो एक जुमले में एडजेक्टिव भी आ सकता है और उसी जुमले में एडवर्ब भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल, आई रोट अर्जेंटली एन इंपॉर्टेंट लेटर। अब इसके अंदर देखें अर्जेंटली भी इस्तेमाल हुआ है और इंपॉर्टेंट भी इस्तेमाल हुआ है। अब अर्जेंटली किसके बारे में बता रहे हैं, रोट के बारे में। अर्जेंटली जल्दी में लिखा, रोट के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट किसके बारे में बता रहे हैं, अहम लेटर है, नाउन के बारे में, तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। सिमिलरली, द न्यू बस इज मूविंग सो फास्ट ऑन द रोड, द न्यू बस इज मूविंग हो जाएगा, ये इन मूविंग की जगह। द न्यू बस, बस की खासियत के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या बन गया, द न्यू। सो फास्ट, सो फास्ट मतलब बहुत तेज चलती है। अब सो फास्ट किसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से इंटेलिजेंट मैन इज स्पीकिंग वेल, अब इंटेलिजेंट किसके बारे में बता रहा है, मैन के बारे में, और स्पीकिंग वेल, वेल किसके बारे में बता रहा है, स्पीकिंग के बारे में। तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया और वेल क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। सिमिलरली द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, प्रेपोजिशंस जो होते हैं, अ वर्ड दैट शोज पोजीशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, एक ऐसा लफ्ज जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को बयान करते हैं। ये सिर्फ पोजीशन को बयान नहीं करते, ये और भी चीज़ों को बयान करते हैं, लाइक टाइम के बारे में भी बताते हैं, रिलेशन के बारे में भी बताते हैं। ये डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आएगा, लेकिन आज रिव्यू के तौर पे क्या है कि ये नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल क्या होती है, इन, ऑन, एट, अबव, अंडर, बिटवीन, ये सारे क्या है, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रेपोजिशंस होते हैं। सेम एग्जाम्पल, अली सिट्स ऑन चेयर, इसमें देखें अली क्या था, नाउन है, सिट्स क्या है, वर्ब है, चेयर क्या है, अगेन नाउन है। अब ये ऑन क्या है, ऑन इज
प्रेपोजिशन। ऑन किसके बारे में बता रहे हैं? हमारी पोजीशन के बारे में, वो कहाँ बैठा हुआ है। अच्छा, इस पे भी लॉन्ग डिस्कशन होती है कि इन चेयर होता है या ऑन चेयर होता है, तो इसको भी मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। देन बुक इज ऑन द टेबल, बुक क्या हो गया? नाउन हो गया। टेबल भी क्या है? नाउन है। पोजीशन के बारे में ऑन बता रहे हैं, तो ऑन क्या हो गया? प्रेपोजिशन। वी आर सिटिंग इन क्लास, वी नाउन हो गया। सिटिंग अगेन वर्ब, बैठना ना आ रहा है इसमें, क्लास अगेन नाउन हो गया, और इसके अंदर प्रेपोजिशन क्या हुआ? प्रेपोजिशन इन हो गया। तो ये एक लॉन्ग लिस्ट प्रेपोजिशंस की आपको याद होगी। मैंने इनिशियल लेक्चर्स के अंदर बताया भी था कि जिन्होंने स्पीकिंग को स्टार्ट करना है तो वो बेसिक प्रेपोजिशन के जरिए किस तरीके से अपनी स्पीकिंग को एनहेंस कर सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कंजंक्शन, सेकंड लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन को लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। इसको लिंकिंग वर्ड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट जॉइंट्स एंड कनेक्ट्स टू और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस। दो लफ्जों को, दो जुमलों को आपस में मिलाता है, इस वजह से ये क्या कहलाता है? लिंकिंग वर्ड्स कहलाते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं। कंजंक्शन होते क्या है, कहाँ से वर्ड निकला, तो ये डिटेल डिस्कशन एक्सप्लेन डिटेल लेक्चर के अंदर करूंगा इंशाल्लाह। एग्जाम्पल क्या होती है? बट, सो, देयरफॉर, बिकॉज, दैट्स व्हाई, ये सारे क्या कहलाएंगे? और इसी के अलावा और भी होते हैं, ये दो वर्ड सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं तो कंजंक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल अगर दूं, अली वेंट विद हिज ब्रदर बट ही केम अलोन। अली गया तो अपने भाई के साथ था, लेकिन वो आया किस तरह? अलोन, अकेले आया। अब देखें, अली वेंट विद हिज ब्रदर, ये अलग जुमला है, ही केम अलोन, ये अलग जुमला है। दोनों को आपस में मिला कौन रहा है? बट। तो ये बट क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया, क्योंकि दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है। इसी तरीके से आई टोल्ड यू बिकॉज यू आर अ गुड मैन, मैंने आपको बताया क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। अब देखें, आई टोल्ड यू इज अ सेपरेट सेंटेंस, यू आर अ गुड मैन इज अ सेपरेट सेंटेंस। दोनों को बीच में कौन मिला रहा है? बिकॉज। तो ये बिकॉज क्या हो गया? ये कंजंक्शन हो गया। द लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? अ वर्ड दैट शोज सडन फीलिंग्स और इमोशन। सडन फीलिंग्स और इमोशंस का जो इजहार करते हैं वो क्या कहलाते हैं? इमोशंस। वो कहलाते हैं इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस की एग्जांपल्स क्या होती हैं? हुर्रा, वाव, शिट, अलाज, ये सारे जो कि सडन फीलिंग्स और इमोशंस का इजहार करते हैं, ये क्या कहलाएंगे? इंटरजेक्शंस। हुर्रे वी वॉन द मैच। अब ये हुर्रा या हुर्रे, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सडन फीलिंग्स के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन। वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, इसमें क्या हो जाएगा? वाव, इंटरजेक्शन। तो कोई भी चीज जो कि सडन फीलिंग्स और इमोशंस का इजहार करे वो इंटरजेक्शंस कहलाती है। अच्छा, ये कहलाते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहीं पे बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगा कि आर्टिकल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेकिन बेसिकली आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। क्यों नहीं है? उसको जब मैं डिटेल में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं इस चीज़ का आंसर दूंगा कि आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों नहीं है। लेकिन कुछ एशियन बुक्स में या कुछ टीचर्स को एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे पढ़ाते हैं। सो मैं जो बताऊंगा तो फिर आपको फैसला कर सकते हैं कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। टिप्स टू इम्प्रूव स्पीकिंग। इस क्विक पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिव्यू के बाद आई वांट टू गिव टू सम टिप्स टू इम्प्रूव स्पीकिंग। वो टिप्स क्या है? अपनी स्पीकिंग को, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करते हुए बेहतर कैसे करें। लर्न एटलीस्ट फ्यू लिस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच की लिस्ट को आप याद करें। देखें, मैंने आपको क्या बताया, 800,000 वर्ड्स है हमारी इंग्लिश के अंदर, लेकिन आपको बातचीत के लिए कितने अल्फाज की ज़रूरत होती है? मैक्सिमम आपको बातचीत के लिए 250 से 300, 250 से 300 अल्फाज जो है आपको आते हैं, तो आप इजीली स्पीकिंग कर सकते हैं। सिर्फ आपने इतने याद करने हैं। और मैं अपने स्टार्टिंग लेक्चर्स में बता चुका हूं कि आपके पास इससे ज़्यादा विकेबलरी मौजूद है। 250 से 300 से कई ज़्यादा वर्ड्स आपको आते हैं। अब इन 250-300 वर्ड्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है? आपने एक लिस्ट बना लेनी है। कुछ एडजेक्टिव्स आपको याद होने चाहिए, कुछ एडवर्ब्स याद होने चाहिए, कुछ प्रीपोजिशंस याद होने चाहिए, कुछ कंजंक्शंस याद होने चाहिए। इन तमाम चीज़ों को आप जुमलों में लगाते हो और अपने जुमलों को बड़ा कर देते हैं। मैंने अभी तक जो बताया था छोटे छोटे जुमले बताए, इन छोटे छोटे जुमलों के अंदर आप इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि आयशा किल्ड अ स्नेक, एक छोटा सा जुमला है, इसको बड़ा करने के लिए आपने क्या कर दिया? एडजेक्टिव भी लगा दिया और एडवर्ब भी लगा दिया। क्या लगा दिया? ब्रेव आयशा किल्ड
ब्रेवली अ डेंजरस स्नेक, ब्रेव एडजेक्टिव और डेंजरस एडजेक्टिव हो गया और ब्रेवली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो इन चीजों का इस्तेमाल करके आप जुमलों को बड़ा बनाते हैं, तो आप इसकी लिस्ट याद कर लेंगे तो आपकी स्पीकिंग खुद ही इंप्रूव हो जाएगी। इस लिस्ट को भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करूंगा कि ये कौन कौन से एडजेक्टिव हमें याद करने चाहिए। एक्टिविटी, लास्ट थिंग, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को करने के बाद अगर आपने इस एक्टिविटी को कर लिया, सो आई वुड रिकमेंड कि आपने जिंदगी में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर नहीं पढ़े, इस लेक्चर के बाद आप इस एक्टिविटी को कर लें तो इंशाल्लाह आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच इजीली समझ में आ जाएंगे और कभी आप नहीं भूलेंगे। एक्टिविटी क्या है? मेक वन लॉन्ग सेंटेंस एंड यूज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इट। थोड़ी सी मेहनत करनी है, एक लंबा सा जुमला बनाएं, वो जुमला कुछ भी हो सकता है, और उसके अंदर कोशिश करें कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप डाल दें, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप ऐड करते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पहचानना भी आ जाएगा, आपको उसका इस्तेमाल भी आ जाएगा और आप कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को भूलेंगे नहीं। अगर मैं एग्जांपल दूं कि हम किस तरह जुमला बना सकते हैं, एल्डर ब्रदर अली वेंट विद मी इन अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट फॉर हैविंग, अब आगे कुछ भी हो सकता है, फॉर हैविंग डिलीशियस लंच, फॉर हैविंग अ पार्टी। तो आप जुमले को आगे कुछ भी लंबा करेंगे। अब देखें इसके अंदर मैंने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, एल्डर भी इस्तेमाल हुआ है, वेंट भी इस्तेमाल हुआ है, विद भी इस्तेमाल हुआ है, मी भी इस्तेमाल हुआ है, ब्यूटीफुल भी इस्तेमाल हुआ है। ये सारे क्या है, एल्डर एडजेक्टिव हो गया, वेंट वर्ब हो गया, विद प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस की जगह कम थी तो मैंने सिर्फ प्रे लिखा है, मी प्रोनाउन हो गया, जगह कम थी तो मैंने प्रो लिख दिया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से आप जुमले को लंबा करते जाएंगे तो आपको कंजंक्शन भी मिलेंगे, इंटरजेक्शन भी मिलेंगे। हैविंग अ रेस्टोरेंट, द लंच वाज वेरी डिलीशियस, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, तो वाओ आपने क्या लगा दिया, इंटरजेक्शन लगा दिया। इसी तरीके से रेस्टोरेंट फॉर हैविंग डिनर बिकॉज इट वाज अ पार्टी, अब देखें बिकॉज मिला के आपने दो जुमलों को मिला दिया तो ये क्या बन गया, कंजंक्शन बन गया। तो ये मैंने सिर्फ आइडिया देने के लिए आपको एग्जांपल दी है, तो आप इस चीज का इस्तेमाल करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच इजीली समझ में आ जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक चीज़ भी आपने नहीं सीखी है तो अल्लाह ताला का शुक्र लाजमी अदा कीजिएगा, क्योंकि शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला की ज़ात खुश होती है और हमारी नेमतों में इजाफा होता है, और इल्म का शुक्र अदा करने से इल्म में इजाफा होता है। अपनी खास दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो कि कल डिलीवर होगा उसके अंदर यही पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। टिल दैट डू प्रैक्टिस ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।